गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं, आज कल हमने पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों को क्लैरिफाई किया था, जिनमें से कुछ सिद्धांत हम कर भी चुके थे। लगभग 3 प्रिंसिपल्स हमने पाठ्यक्रम सिद्धांत के किए थे। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो है उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही बनाया जाता है। देखिए, हम जब भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, तो शिक्षा प्राप्त करने के पीछे हमारा कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्योंकि विदाउट एम, विदाउट ऑब्जेक्टिव एजुकेशन लेने का कोई जो है मीनिंग ही नहीं रहता। और जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है विशेष उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि हम कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, ना कि सोसाइटी में ही, लेकिन जो छात्र है उसके अंदर हम बहुत सा परिवर्तन और विकास लेके आना चाहते हैं, ताकि वो देश का एक सशक्त नागरिक बन सके, एक स्ट्रॉन्ग जो है नागरिक बन सके, जो आने वाले फ्यूचर में हमारे राष्ट्र को उन्नति और प्रगति के पथ पर लेके जाए। और पाठ्यक्रम निर्माण का जो उद्देश्य है वो बड़ा ही ब्रॉड उद्देश्य होता है। मैं आपको बताऊं, हालांकि हम देखते हैं कि हम जैसे एजुकेशन लेते हैं तो हम तो एजुकेशन के पीछे हमारा ये ऑब्जेक्टिव ये होता है एक स्टूडेंट का, ताकि वो उस फील्ड में जा सके और अपने आप को जो है उस फील्ड में सक्सेस कर सके, ठीक है ना, सफलता। लेकिन पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है केवल और केवल विद्यार्थी को सफल करना तो है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ है। इट मीन्स, कहने का मीनिंग ये है कि हम केवल और केवल रोजगार परक एजुकेशन या पाठ्यक्रम विद्यार्थी को नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ स्टूडेंट को या बच्चे को देते हैं। जैसे एंटायर तरीके से वो किस तरीके से अपने जीवन में जो है उन्नति करता है, वो भी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एजुकेशन, फिर से मैं कह रहा हूँ, केवल और केवल हमें रोजगार परक नहीं बनाती, या पाठ्यक्रम हमें केवल रोजगार परकता के लिए तैयार नहीं करता। पाठ्यक्रम हमें ब्रॉड लेवल पर तैयार करता है, ठीक है ना। ये कोई राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं है, ये मैं अगर ये कहूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें पाठ्यक्रम तैयार करता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। और किसी उद्देश्य की प्राप्ति का जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, वो पाठ्यक्रम का होता है। क्योंकि जब भी हम पाठ्यक्रम का जो है निर्माण होता है या छात्र के सामने पाठ्यक्रम होता है तो उसका उद्देश्य होता है। विदाउट ऑब्जेक्टिव जो है पाठ्यक्रम का कोई आधार है ही नहीं। नेक्स्ट है इसमें, वो है व्यापकता दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रॉड विजन्स, ठीक है ना। ब्रॉडर विजन जो है प्रिंसिपल्स है ये व्यापक दृष्टि का, जिसमें देखिए पाठ्यक्रम नैरो नहीं होता है, संकीर्ण नहीं होता है। पाठ्यक्रम एक ब्रॉड लेवल पर आधारित होता है, बड़े स्तर पर। इसमें हम जो है एक बच्चे को सामाजिक रूप से तो तैयार करते ही हैं, साथ साथ ये बालक को प्रगतिशील प्रक्रिया के प्रोसेस में भी लेके आता है। इसके साथ साथ बालक बहुत कुछ सीखता है, सामाजिक गतिविधियां तो सीखता है, लेकिन सामाजिक गतिविधियों के बावजूद भी जो उसको समाज में एक अलग से जो स्थान प्रदान करे, वो चीज़ भी हम पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखते हैं। तो पाठ्यक्रम का बेस जो है वो नैरो ना होके ब्रॉड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये पॉइंट को हमने कई बार डिस्कस किया है, क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। देखिए, एक पाठ्यक्रम अगर देखा जाए तो अच्छा पाठ्यक्रम, उसके अंदर सैद्धांतिक तो होता ही है पाठ्यक्रम, यानी कि अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम सैद्धांतिक तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। यानी कि हम उसको यूज टू तो करें,
हम पढ़े हैं, हमने एजुकेशन लिया है, लेकिन हम उसको क्या करें, कहीं ना कहीं यूज टू करें, यानी कि उसको क्या बनाए, एक्टिविटी सेंटर्ड बनाए, क्रिया केंद्रित बनाए, ठीक है ना। और ये चीजें पाठ्यक्रम में होती भी हैं, क्योंकि हमारा इंटायर पाठ्यक्रम अगर देखा जाए तो केवल और केवल विषय वस्तु तक ही सीमित नहीं रहता, सब्जेक्ट मटेरियल तक ही सीमित नहीं रहता, उसके अंदर हम बहुत कुछ करना सीखते हैं। हम हमारे टूर और ट्रेवल्स, इसके साथ साथ हमारी कल्चरल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, जितने भी हम कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं, कम से कम एक अध्यापक को वो कंडक्ट कराने तो आते हैं इन फ्यूचर में, या नहीं। जब आप एक अध्यापक बन जाओगे, जब आप एक टीचर बन जाओगे, तो आपने यदि अपने पाठ्यक्रम में वो एक्टिविटीज की हैं, तो आप उन एक्टिविटीज को कहीं अप्लाई करोगे, अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करोगे, यानी कि वो आपका फास्ट का किया हुआ पाठ्यक्रम आपके फ्यूचर में क्या आता है, काम आता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत इसके अंदर होता है, और ऐसा इसीलिए होता है ताकि एक शिक्षार्थी को भी क्या लगे, इंटरेस्टिंग लगे, रुचिकर लगे, और एक अध्यापक को भी वो क्या लगे, रुचिकर लगे। और यही चीजें शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम के अंदर होता है, और ये बहुत आवश्यक भी है, और ये कहीं ना कहीं इससे एक एक्सपीरियंस भी आता है, अनुभव भी आता है, और अनुभव जितना हम अनुभव जो है लेंगे, उतना ही हम जो है छात्र को ब्रॉड लेवल पर क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत पाठ्यक्रम के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रचनात्मकता का सिद्धांत। ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम में रचनात्मक क्रियाएं भी होती हैं। रचनात्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, क्रिएटिविटी। देखिए कई बार क्या होता है कि हम हर विद्यार्थी अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है हर विद्यार्थी के अंदर, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कोई अच्छा पेंटिंग कर लेता है, समझ रहे हो ना, और कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा गा लेता है, यानी कि म्यूजिक में किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का पेंटिंग में होता है, कोई अच्छी चित्रकारी बना लेता है, कोई और आर्ट कर लेता है, या फिर कोई बागवानी अच्छी कर लेता है, बागवानी गार्डनिंग, जैसे कोई पौधा लगाना, ठीक है ना। कि देखिए कई स्टूडेंट्स के अंदर क्या होती है, क्वालिटी होती है, और पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि पाठ्यक्रम में रचनात्मकता का सिद्धांत तो होता है ताकि छात्र जो है रचनात्मक कार्य कर सके, और रचनात्मक कार्य करके वो अपने नॉलेज को क्या कर सके, स्थायी कर सके। समझ रहे हो ना बात। देखिए रचनात्मक क्रियाएं जितना जितना हम रचनात्मक क्रियाओं में इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली हमें एक्सपीरियंस तो होगा, ठीक है, क्योंकि हम बार बार क्या करें, अभ्यास कर रहे हैं। तो रचनात्मक क्रियाएं बालक को क्रिएटिव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। और हम कहीं ना कहीं हमें देखिए विद्यार्थी व्यक्ति को सारी एक्टिविटी कहाँ करनी पड़ती है, सारी क्रियाएं हम कहाँ करते हैं, समाज में करते हैं। कैसे, अगर पढ़ लिख के आप कल टीचर बन जाओगे तो कहाँ जाओगे, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज में। तो ये सब संस्थाएं पार्ट किसका है, सोसाइटी का, ठीक है ना, क्योंकि छात्र आते हैं, छात्र पार्ट है एक सोसाइटी का, और सोसाइटी में ही तो हम सारी क्रियाएं करते हैं, ठीक है ना। हमें सही और गलत की पहचान कहां से होती है, समाज से, सोसाइटी से। हम देखते हैं, हम एक व्यक्ति को कहते हैं बहुत ही क्या है, अच्छा है, और एक को कहते हैं ये अच्छा नहीं। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन। व्हाई? बिकॉज हमने उस चीज को
क्या किया है, सोसाइटी में देखा है, महसूस किया है। तो कहने का मीनिंग ये है, अगर टॉपिक की बात करें तो रचनात्मक क्रियाएं, रचनात्मक कार्य छात्र को एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ हम छात्र जो है समृद्ध भी बनता है, स्ट्रोंग भी बनता है। और ज़्यादा ये रचनात्मकता का सिद्धांत अगर पाठ्यक्रम में है तो कहीं ना कहीं ये छात्र के लिए बहुत ही रुचिकर और इंटरेस्टेड, अगर हम कहें, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट है संगठन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ, क्या सिद्धांत है ये सिद्धांत संगठन का है। इंटेरोगेशन अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे पाठ्यक्रम को अगर देखा जाए तो वो क्या है, ज़्यादा संगठित होता है। यानी कि एक विषय दूसरे विषय से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ यदि पाठ्यक्रम में संगठन है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी नींव, यानी कि एक अच्छा बेस बनाने में क्या है, सशक्त है, स्ट्रोंग है। इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि संगठन भी कहीं ना कहीं जो है पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक संगठित पाठ्यक्रम ही छात्र के ज्ञान में वृद्धि करने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, वो है विविधता का सिद्धांत, ठीक है ना। विविधता जो है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी जो है, इसके अंदर जो होती है डाइवर्सिटी को विविधता बोला जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि हमारे पाठ्यक्रम में विविधता होनी बहुत जरूरी है। यदि पाठ्यक्रम में विविधता नहीं होगी तो वो पाठ्यक्रम क्या होगा, रुचिकर नहीं होगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा, और छात्र उसमें क्या महसूस करेंगे, बोरियत महसूस करेंगे, बोझिल महसूस करेंगे, और छात्रों पर वो चीज़ थोपी भी जाती है। यानी कि छात्र अपने आप को ऐसा महसूस कराएंगे कि ये चीज़ हम पे क्या की गई है, जानबूझ के कि इसको क्या किया गया, थोपा गया। तो विविधता का होना पाठ्यक्रम में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितनी विविधताएं होंगी उतना ही छात्र पाठ्यक्रम को रुचिकर तरीके से सीखना चाहेगा, और इंटरेस्टिंग तरीके से छात्र उसको सीखता भी है। और वही पाठ्यक्रम ज़्यादा लंबे समय तक क्या रहता है, स्थायी रहता है, जिस पाठ्यक्रम के अंदर क्या होती है, विविधता का सिद्धांत होता है, इंटेरोगेशन जो होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो विविधता है वो कहीं ना कहीं छात्र को संतुष्ट भी करती है, ठीक है ना। और पाठ्यक्रम किसके लिए तैयार किया जाता है, अगर देखा जाए तो पूरे का पूरा शिक्षण प्रोसेस है ना, शिक्षण और अधिगम का प्रोसेस है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है मोस्ट ऑफ, क्योंकि बच्चे को पाठ्यक्रम के अंदर स्वतंत्रता दी जानी बहुत जरूरी है। यदि बालक को पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो बालक जो है उस पाठ्यक्रम के अगेंस्ट भी हो जाता है, और उसका कोई बेस भी नहीं रहता है। अब सपोज टू बी बीएड के अंदर क्या पाठ्यक्रम में विभिन्नताएं नहीं है, जो आपके पास जो विषय वस्तु आता है उसमें जो है विविधता है। सपोज टू बी देखिए आप वो कैसे है, क्योंकि आपको अब आर्ट वालों को अलग से सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए गए हैं, और कॉमर्स वालों को क्या है, अलग से सब्जेक्ट हैं, और साइंस स्टूडेंट को क्या है, अलग से सब्जेक्ट प्रोवाइड। अगर हम ये कहें कि साइंस स्टूडेंट को भी आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे तो क्या वो पढ़ पाएगा? नो, नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका वो बैकग्राउंड नहीं है। आर्ट स्टूडेंट का अपना एक बैकग्राउंड है, साइंस स्टूडेंट का अपना बैकग्राउंड है, तब भी तो इंटरेस्ट बनता है, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित तरीके से, सही तरीके से चलाना है तो पाठ्यक्रम में विविधता होनी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, वो है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का सिद्धांत क्या कहता है कि जो है उपयोगिता, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उपयोगी।
यानी कि हम उसको उपयोग में ला सकें। यदि हम किसी पाठ्यक्रम को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम इसीलिए उससे वो नॉलेज ले रहे हैं पाठ्यक्रम से, ताकि हम उसको क्या कर सकें, उपयोग में ला सकें इन फ्यूचर। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है, और हम उसको उपयोग में लाते भी हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम हमें बहुत सी चीज़ों की शिक्षा देता है। जैसे दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की शिक्षा देता है पाठ्यक्रम हमें सोशोलॉजी की शिक्षा देता है, पाठ्यक्रम हमें जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कल्चरल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से भी पाठ्यक्रम हमें परिचित कराता है। तो कहने का मीनिंग ये है, और ये सब चीज़ें हम करते भी हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल लेवल पर प्रतियोगिताएं होती होंगी, स्पोर्ट्स के भी प्रोग्राम होते होंगे, हुए हैं कभी? आपके स्कूल में कोई कल्चरल एक्टिविटी भी होगी, 15 अगस्त मनाया गया होगा, 26 जैन बनाया होगा, या फिर कभी सैटरडे को जो है बच्चों से क्या करवाई जाती थी, बाल सभा करवाई जाती थी ना, करवाते थे। तो वो क्या था, वो पार्ट था हमारे पाठ्यक्रम का। और हम कहते भी, और बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते थे या नहीं लेते थे। आप में से भी कई बच्चों ने जो है गाना भी सुनाया होगा, कहानी भी सुनाई होगी, कोई चुटकुला भी सुनाया होगा। वो उसके पीछे औचित्य क्या था, उसके पीछे बेस क्या था, उसके पीछे क्या रीजन था, ताकि बच्चे के अंदर क्या आए, क्वालिटी आए। कौन सी क्वालिटी आए, ठीक है ना। ताकि खेल से तो बच्चा बौद्धिक और शारीरिक विकास करता है, और जब हम बच्चे को कल्चरल प्रोग्राम में इन्वॉल्व कराते हैं तो वो क्या बनता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी पावर है जो कहीं ना कहीं बच्चे के इंटायर तरीके से डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद नेक्स्ट है नवीनतम सामग्री का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बीइंग अप टू डेट। यानी कि देखिए, ये वही बात आ गई। कहने का मीनिंग अगर देखा जाए तो एक अच्छा पाठ्यक्रम वह है जिसमें प्रत्येक पक्ष में कहीं ना कहीं नवीनता। इट मीन्स पाठ्यक्रम में हम परिवर्तन क्यों करते हैं, पाठ्यक्रम में हम जो है चेंज क्यों करते हैं, ताकि नवीनतम सामग्री को पाठ्यक्रम में क्या किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके, और नवीन सामग्री की बालक को क्या हो सके, नॉलेज हो सके, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त हो सके, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जब भी कोई नई चीज आती है तो उसको पाठ्यक्रम में हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि बच्चे को लेटेस्ट चीजों की जानकारी हो सके, ठीक है ना। तो आपके जो है बीएड में बहुत से ऐसे बदलाव भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। आपकी प्रैक्टिकल चेंज हुई है, आपका काफ़ी कुछ जो है बदलाव है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, वो है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। देखिए, जो प्रतियोगिताएं आज देखा जाए तो ये जो युग है वो प्रतियोगिता का युग है, यानी कि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। और बालक को इसके लिए क्या होना चाहिए, उसको विस्तृत नॉलेज होना चाहिए, विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। आप देखेंगे कि एजुकेशन लाइन में बड़ा कंपटीशन है, ठीक है ना। यहां पे हम बच्चों को अगर पाठ्यक्रम में व्यापक स्तर की नॉलेज नहीं देंगे तो बालक जो है व्यापक स्तर की जानकारी हासिल नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। तो पाठ्यक्रम की ये विशेषता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में विभिन्न कोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम ब्रॉड लेवल पे ही होना चाहिए, व्यापक ही होना चाहिए, तभी वो पाठ्यक्रम छात्र के साथ जस्टिफाई करता है, न्याय करता है। यदि व्यापकता नहीं होगी पाठ्यक्रम में तो कहीं ना कहीं छात्र जो है वो पिछड़ जाता है और बड़े लेवल पर पिछड़ता है। और आज का जो कंपटीशन का दौर है, आज के कंपटीशन के दौर में यदि छात्र पिछड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो उस तरीके से फिर डेवलप नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाता अपना, जिस तरीके से विकास उसका होना चाहिए। तो कहने का मीनिंग ये है, क्योंकि नए नए दिन प्रतिदिन शोध हो रहे हैं, एजुकेशन में बहुत से बदलाव हो रहे हैं, कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं उनके साथ जो है बदलाव करके नई चीज़ें इंप्लीमेंट की जा रही हैं।
तो नई नई चीज़ें हैं, नई नई बातें आ रही हैं, नए नए शोध आ रहे हैं, तो इन सब के बारे में छात्र को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसीलिए पाठ्यक्रम अगर देखा जाए तो उसके अंदर व्यापकता का क्या होता है, सिद्धांत होता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बड़े लेवल का होता है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल इस टॉपिक को और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।